तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। और ये क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत का यूज करके यानी बोर्स मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या निकालिए। ठीक है, बोर्स मॉडल का यूज करके, किस मॉडल का भाई? बोर के परमाणु मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या आर निकालनी है। लेकिन हम लोग भाई बोर के परमाणु मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे, फिर दूसरे कक्षा की भी त्रिज्या निकालेंगे और फिर तीसरे कक्षा की भी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, और भाई हम आपको रिजल्ट जो आएगा वो भी पहले ही बता दें। हम आपको बता देना चाहते हैं हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या जो भी हो, लेकिन दूसरे कक्षा की जो त्रिज्या होगी ना, इस पहले से चरगुनी होगी, यानी 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। तो और फिर इसी तरह हाइड्रोजन के पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे कक्षा की जो त्रिज्या होगी, तीसरे कक्षा की त्रिज्या पहले का 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुना होगा। चौथे कक्षा की त्रिज्या 4 का स्क्वायर 16, तो पहले कक्षा का चौथा कक्षा जो होगा 16 गुना ज़्यादा त्रिज्या वाला होगा। ठीक है, तो भाई ये तो हम बात समझ गए। तो भाई हमारा क्वेश्चन यही है कि बोर के मॉडल का यूज करके, बोर के परमाणु मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के पहले, दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। भाई सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ हमको जानना पड़ेगा। अगर हम कुछ चीज़ जान लेते हैं, कुछ हमको बेसिक फॉर्मूला है जो जान लेंगे, तो ये निकालते वक्त बड़ी आसानी होगी, हमको कहीं टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो भाई पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। जिस फार्मूला का यूज इसको निकालते समय होगा, वो पहला फार्मूला ये है। आपको पता है जब भी कोई कण सर्किल में चलता है, भाई कोई कण है, जब भी कोई कण सर्किल में वृत्त पर चलेगा तो इस कण पर हमेशा केंद्र की ओर बल चाहिए। जब भी कोई कण भाई सर्किल में वृत्त पर चलता है तो उस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल चाहिए, और इस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। अगर इस वस्तु को चलना है सर्किल में तो इसको अभिकेंद्र बल चाहिए, नहीं रहेगा ना तो ये सर्किल में चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भाई ये एक कण है जो वृत्त पर चल रहा है। अगर ये कण वृत्त पर चल रहा है तो इस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल लगेगा, और ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो भाई इस पर बल किधर होगा? हमेशा केंद्र की ओर। यही कण जब यहाँ पे आ जाएगा तो भाई इस पर बल किधर होगा? हमेशा केंद्र की ओर। तो भाई तुम समझ चुके हो, जब भी कोई कण सर्किल यानी वृत्त पे चलता है तो उस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल लगता है, और केंद्र की तरफ इसी लगने वाले बल को, इसी बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल F, ये अभिकेंद्र बल है। भाई कण ऐसे ऐसे चल रहा है। तो भाई बोलो, जब भी कोई कण सर्किल पे चलता है, वृत्त पे चलता है, तो उस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल लगता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। और भाई इस अभिकेंद्र बल का मान जो होता है F बराबर mv²/r होता है। कोई पूछ ले कि केंद्र की ओर जो अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? रे बाबू बोलो, अभिकेंद्र बल F होता है mv²/r, जहाँ m क्या है? m है इस कण का मास, कितना मास है? v है इसका स्पीड, कि कितना स्पीड से चक्कर लगा रहा है, और r है जिस पथ पर चल रहा है उसकी त्रिज्या ना जी। तो भाई पहला बात तो क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाएगा तो उस पर भी अभिकेंद्र बल लगना चाहिए ना जी। तो इसीलिए हम अभिकेंद्र बल का सूत्र बता दिए हैं। तो बताओ, जब भी कोई कण किसी सर्किल पे चलता है तो उस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल लगता है, इसको कहते हैं अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। बहुत अच्छा। भाई दूसरी बात जानो। दूसरी बात ये है कि ये एक आवेश है, भाई ये एक आवेश है +q1, और ये एक दूसरा आवेश है +q2। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई एक आवेश है +q1, एक आवेश है +q2, दो आवेश है +q1 और q2। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? r। भाई दोनों आवेश मान लो हवा में रखे हैं, दोनों आवेश हवा में या निर्वात में हैं। ठीक है, तो भाई एक q1 आवेश है, q2 आवेश, +q1 +q2 आवेश है, r दूरी पर है, ये निर्वात में है। अच्छा भाई ये दोनों प्लस हैं तो ये प्लस 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 विकर्षित करेंगे, तो भाई ये प्लस हाई प्लस को क्या करेगा? हाई प्लस इस प्लस को ठेलेगा, ठेलेगा मतलब विकर्षित करेगा।
भाई कितना बल से, ये प्लस इस प्लस को F बल से विकर्षित करेगा, ये भी प्लस इसको F बल से विकर्षित करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जितना एक्शन उतना ही उल्टा रिएक्शन, एक्शन इधर तो रिएक्शन इधर, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर और विपरीत होते हैं। तो भाई बोलो, एक आवेश है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2। Q1 Q2 आवेश r दूरी पर हैं, तो भाई दोनों प्लस है तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। ये इसको ठेलेगा F से, ये इसको ठेलेगा F बल से विकर्षित करेगा, यानी रिपेल करेगा। ठीक है, तो भाई दोनों आवेशों के बीच जो ये बल लगेगा, ये बल कितना होगा, कितने बल से ठेलेंगे? तो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो भाई याद रखिएगा हमेशा, भाई याद रखो हमेशा कि Q1 और Q2 आवेश r दूरी पर हो। बोलो, Q1 Q2 आवेश अगर r दूरी पर हो तो दोनों के बीच बल कितना होता है? दोनों अगर प्लस हो तो विकर्षित करेंगे तो बल कितना होगा? बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये भाई एक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे बताना हम चाहेंगे ज़रूर, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका अपना स्पेशल मान होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यूनिट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखना भाई 1/4 पे एप्सिलॉन 0। इस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है भाई? 9 × 10 के पावर 9। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ है इसको एप्सिलॉन 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। F है फैराड, फैराड धारिता का मात्रक है। ये भी टेंशन नहीं लेना है, मात्रक अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई समझ गए, Q1 और Q2 आवेश r दूरी पर है तो दोनों आवेश विकर्षण का बल लगाएंगे। बल कितना होगा? बल का सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई याद रखना एक नया बात कि अगर दोनों प्लस प्लस आवेश हो, यानी ये विकर्षण का बल लगेगा तो ये फार्मूला प्लस में होगा। लेकिन भाई अगर ये विकर्षण का बल नहीं हो, अगर ये आकर्षण का बल हो, अगर आकर्षण लगने लगे ना तो इस फार्मूला में आगे तुम पहले ही माइनस ले लेना। ठीक है, तो कोई पूछे भाई जब दोनों आवेशों के बीच विकर्षण लगेगा तो बल का फॉर्मूला प्लस में, और अगर आकर्षण लगेगा तो माइनस में। तो भाई ये सब समझें, और एक चीज़ और समझेंगे। तो भाई पहला क्या समझें यहाँ पे? समझें भाई कि जब भी कोई कण किसी वृत्त पर चलता है, जब भी कोई कण भाई किसी वृत्त पर चलता है तो उस पर हमेशा केंद्र की तरफ बल लगता है। इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस अभिकेंद्र बल को F से सूचित करते हैं, और ये अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर जो अभिकेंद्र बल लगा, अभिकेंद्र का बल का मान होता है बाबू, अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r। बहुत अच्छा भाई। उसी तरह Q1 Q2 आवेश कुछ दूरी पर हो तो जो बल लगता है वो बल F बराबर कितना होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10 का 9, और इसको केवल एप्सिलॉन 0 कहते हैं भाई। इस एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 × 10 का -12। भाई एक नया चीज़ और जानना होगा, ये दो आवेश है ना, दो आवेश रखे गए हैं कुछ दूरी पर, तो आवेश जब कुछ दूरी पर होंगे ना तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। कौन सी एनर्जी? तो बाबू इन दोनों आवेश की पोटेंशियल एनर्जी PE। दो आवेश अगर कुछ दूरी पर होंगे तो उसमें बल तो लगभग करेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा तो बनेगा नहीं। तो भाई दो आवेश की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें है Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर करते हो तो बल मिलता है, और सिर्फ अगर आर कर दोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो इस दो आवेश की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, और भाई सिर्फ आर कर दो तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बहुत अच्छा। अगर वो चीज़ जान गए तो हमको नहीं लगता है
कि अब कहीं कोई दिक्कत होने वाला है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे की ओर आते हैं। क्वेश्चन है भाई, बोर के मॉडल का यूज करके, बोर के परमाणु मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु के पहले, दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। अच्छा, एक छोटा सा बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, बोर के मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, दूसरे की और तीसरे की। लेकिन हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले ही कक्षा में होता है, तो हम केवल पहले ही कक्षा का त्रिज्या निकालेंगे। तो हम तो जानबे करते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और वो पहले ही कक्षा में है, तो हम पहले कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे का क्यों निकाल रहे हैं? तुम जानते हो भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो प्रमोट होकर दूसरे में भी जाएगा, तीसरे में भी जा सकता है। तो जब दूसरे में जाएगा तब कितने त्रिज्या में घूमेगा, जब प्रमोट होकर के एक्साइटेड होकर के तीसरे में जाएगा तो कितने त्रिज्या में घूमेगा। वैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले कक्षा की त्रिज्या ही निकालनी चाहिए, लेकिन प्रमोट हो सकता है 2, 3, 4 किसी में जा सकता है। तो हम बोर का मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन के पहले, दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालने जा रहे हैं। तो चलो भाई अच्छे से देखिएगा, बताइए सभी को। यहाँ पे नीचे के फिगर में ये गोल सा परमाणु दिखलाया गया है, ये गोल सा परमाणु है भाई। परमाणु का ये नाभिक है, फटाफट बताओ भाई। बोलिए फटाफट। नीचे के फिगर में ये गोल सा परमाणु दिखलाया गया है, परमाणु का केंद्र है ये, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है। और इस परमाणु का बाबू ये नाभिक है और ये कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा। इस परमाणु का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना है? Z है। अच्छा बाबू, परमाणु संख्या जितना होता है, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो नाभिक में 11 वो प्रोटॉन होता है और 11 वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना जी। तो भाई अगर इसका, इस परमाणु का, बोलो, नीचे के फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया, परमाणु का ये नाभिक है और इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है। अगर इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है तो इसके नाभिक के भीतर में Z प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन? Z ना जी। क्यों? अगर इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है तो परमाणु संख्या अगर Z है तो इसमें Z प्रोटॉन्स होंगे। क्यों जी? क्योंकि अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। बहुत अच्छा। तुम जानते हो भाई, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है +E। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -E, लेकिन प्रोटॉन पे आवेश होता है +E, और एगो प्रोटॉन पे +E। अब बताओ, अगर इस नाभिक में अगर एगो प्रोटॉन डालते हैं, अगर नाभिक में एगो प्रोटॉन होता तो नाभिक का आवेश होता +E। नाभिक में अगर 2 गो प्रोटॉन होता तो नाभिक का आवेश होता +2E। नाभिक में 3 गो प्रोटॉन होता तो +3E। 4 गो प्रोटॉन अगर नाभिक में होता तो +4E। अगर 17 गो प्रोटॉन नाभिक में डाल देते हैं तो नाभिक का आवेश होता +E, +2E, +3E, +5E, +17E। तो उसी तरह अगर इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है, अगर इसका परमाणु संख्या Z है तो नाभिक के भीतर Z ठो प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन का आवेश +E, +2E, +3E, +4E, और Z प्रोटॉन है तो नाभिक का टोटल आवेश होगा +ZD ना जी। तो बोलो, नीचे के फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया है, ये परमाणु गोलाकार है, इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है। अगर परमाणु संख्या Z है तो परमाणु संख्या के बराबर ही इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे, यानी इस नाभिक में Z प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन पे +E आवेश होता है, 2 प्रोटॉन्स रहते हैं तो +2E, +3E, +4E, और नाभिक में Z प्रोटॉन है तो नाभिक का टोटल आवेश होगा +E, +2E, +3E, +5E, +17E, और Z को है तो +ZE। वही नाभिक का आवेश +ZE है। अब बोलो भाई, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा कण आवेश होता है? माइनस। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का आवेश है -E, और भाई इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान ले रहे हैं m है। तो भाई इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल 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 चक्कर लगा रहा है भाई। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका स्पीड कितना है? इसका चाल है भाई v।
ये इलेक्ट्रॉन भी चाल से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा भाई बोलो, अब तुम एकदम सीधे सीधे बोलना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त पर घूम रहा है, अगर सर्किल में घूमेगा तो सर्किल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इस पर केंद्र की ओर बल लगेगा। केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसी को कहेंगे अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कितना होगा? F। अच्छा भाई, ये इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के पथ में घूम रहा है। कितने त्रिज्या में? r त्रिज्या के कक्षा में घूम रहा है। भाई बोलो, इलेक्ट्रॉन सर्किल में चल रहा है, वृत्त पर चल रहा है, तो इस पर केंद्र की ओर बल लगेगा, यानी केंद्र की ओर बल लगेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, अच्छा अभिकेंद्र बल किधर लगता है? केंद्र की ओर, नाभिक की ओर लगेगा अभिकेंद्र बल। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, भाई बोलिए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कोई भी बल हो भाई, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि सर्किल में चल रहा है और सर्किल में चलता है तो केंद्र की ओर बल लगता है और यही अभिकेंद्र बल होता है। ये अभिकेंद्र बल F कितना होगा? देखो अभिकेंद्र बल F वहाँ से होगा, ये अभिकेंद्र बल F हो जाएगा F बराबर mv²/r। बहुत अच्छा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया भाई? 1। बहुत अच्छा। बाबू, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर्किल में, तो इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा F, जिसका मान होगा mv²/r। अब एक छोटा सा बात बताओ, ये अभिकेंद्र बल जो लगेगा ये कहाँ से आएगा? ये अभिकेंद्र बल कहाँ से आएगा? तुम जानते हो नाभिक पर कौन सा चार्ज है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है भाई? माइनस। तुम्हें पता है ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये नाभिक जो प्लस है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्या करेगा? खींचेगा। जब ये प्लस इस माइनस को खींचेगा तो कितना बल लगेगा? भाई ये भी पता है, नाभिक का आवेश कितना है? प्लस ZD। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -e। तो अब नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत बल। क्यों? आवेश के बीच जो बल लगता है विद्युत बल। सर्किल पे घूम रहा था तो अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन पर कितना था? mv²/r। लेकिन भाई नाभिक प्लस है और ये प्लस नाभिक माइनस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए नाभिक द्वारा लगाया गया विद्युत बल। क्यों? आवेश के बीच नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्लस और माइनस के बीच जो विद्युत बल होगा, विद्युत बल F बराबर क्या होगा भाई? दो आवेश है, प्लस और माइनस, दो आवेश के बीच बल का सूत्र क्या होता है? देखो तो, दो आवेश के बीच बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² ना। लेकिन ये बल कैसा है? विकर्षण का नहीं होगा, आकर्षण का ही होगा। आकर्षण का होगा तो आकर्षण बल हमेशा निगेटिव लिया जाता है। बहुत अच्छा। तो बल F बराबर -1/4πε0 इंटू Q1। Q1 होता है पहला आवेश, और पहला आवेश यही ना है, पहला आवेश नाभिक का, और नाभिक का प्लस नाभिक का जो आवेश है प्लस ZD, तो नाभिक का प्लस ZD लिख दिए। Q2 है दूसरा आवेश। Q2 क्या है भाई? दूसरा। पहला तो नाभिक पे है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन पे है भाई -e, तो Q2 हो गया -e और बटा r नहीं, r का स्क्वायर। बहुत अच्छा, समझे हो ना बाबू? बोलो, इलेक्ट्रॉन सर्किल में चल रहा है, सर्किल में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल F बराबर होगा mv²/r। बहुत अच्छा, mv²/r इक्वेशन 1। लेकिन बाबू नाभिक प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत बल। भाई विद्युत बल F का सूत्र क्या है? ये दोनों आवेश है, आवेश के बीच बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F बराबर -1/4πε0। Q1 है पहला आवेश, पहला नाभिक का आवेश है, प्लस ZD। Q2 इलेक्ट्रॉन का है -e/r²। अब बोलो, ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस, तो बहुत अच्छा। बल का मान आपको क्या होने वाला भाई? F बराबर हो गया, F बराबर माइनस हो जाएगा भाई प्लस, तो बस ये बचेगा 1/4πε0 लिख दिए, 1/4πε0। इस प्लस से तो कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो ही गया माइनस, तो 1/4πε0 और Z E गुणे E स्क्वायर, तो ZE²/r², ZD²/r²। इक्वेशन नंबर 2। भाई अब यहीं पे तो सोचने की बात है, यहाँ पे ये सोचने की बात ये है कि भाई
इलेक्ट्रॉन वृत्त पर चल रहा है, वृत्त पर चलेगा तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। इलेक्ट्रॉन वृत्त पर चलेगा तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये अभिकेंद्र बल चाहिए इतना, और ये अभिकेंद्र बल F कहाँ से आएगा, ये अभिकेंद्र बल इतना चाहिए कहाँ से आएगा, ये बल कौन देगा, तो भाई ये देगा नाभिक। नाभिक इस इलेक्ट्रॉन माइनस को खींचेगा और उसी आकर्षण बल से, उसी खिंचाव से, नाभिक जब खींचेगा तो उसी खिंचाव से, उसी विद्युत बल से, उसी विद्युत बल से ये बल प्राप्त होगा। नहीं जी, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समझिए भाई इलेक्ट्रॉन को सर्किल में चलना है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये अभिकेंद्र बल F, अभिकेंद्र बल F कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा जी, ये अभिकेंद्र बल किस तरह मिलेगा, प्लस नाभिक माइनस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वही विद्युत बल से मिलेगा। तो यही F, ये F विद्युत बल के बराबर होगा। यह अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, प्लस और माइनस के बीच विद्युत बल के बराबर होगा। इसीलिए अभिकेंद्र बल और बाबू ये विद्युत बल दोनों F बराबर होंगे। समझ रहे हो ना, तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से F और F सेम है, F सेम है बाबू, तो ये बोलो क्या हो गया, mv²/r, mv²/r, F सेम है तो mv²/r बराबर ये हो गया 1/4πε0 और Zd²/r² ना जी। एक छोटा सा बात बोलो, एक r से एक r खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा भाई, mv², तो mv² बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Zd²/r। एक छोटा सा बात बताओ, हमको इलेक्ट्रॉन का वेग चाहिए कि कक्षा की त्रिज्या चाहिए। हम तो कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो त्रिज्या निकाल रहे हैं, r चाहिए हमको, v नहीं चाहिए। तो v को किसी तरह भी हटाना पड़ेगा, इस v को गायब करना होगा। किस तरह गायब होगा, देखो तुम पिछले क्लास में पढ़े हो भाई कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। बोर्स कंडीशन पढ़े हो, बोर्स कंडीशन होता है बाबू mvr बराबर nh/2π। यहाँ से तुम v का मान निकालो और यही v का मान यहाँ रख दोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर होगा बाबू यहाँ से v बराबर nh/2π mr। तो वेग v बराबर हो गया, v बराबर nh/2π mr, तो nh/2π mr हो गया। किसका मान निकला बाबू, v का, और यही v हम यहाँ रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको v नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन का वेग थोड़े चाहिए, हमको तो r चाहिए, कक्षा की त्रिज्या चाहिए। तो v को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए v का मान यहाँ से निकालें तो v का मान निकला nh/2π mr। तो यही v का मान इतना रखो। तो भाई m तो m और v² v कितना है भाई, v है भाई nh/2π mr, 2π mr का होल स्क्वायर बराबर जितना है बोलो 1/4πε0 और Zd²/r ना जी। हमने क्या किया, m तो m रखा और v का मान बस यही वाला रख दिया, तो v का स्क्वायर करके इतना रख दिया। अब बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो ये n²h²/4π² हो जाएगा। तो m और n²h² m रहेगा n²h² 2 का स्क्वायर 4π² बराबर 1/4πε0 और Zd²/r। बहुत अच्छा भाई। अब बोलो कौन कौन सा चीज़ कट जाएगा, m से एक m कट जाएगा, एक से एक m कट जाएगा बाबू। बोलो तो एक r से इधर का r कट जाएगा, ऊपर नीचे वाला कट ही जाएगा, इधर साइड वाला भी कटेगा, r कट जाएगा। अच्छा एगो पाई से एगो पाई कट जाएगा, एगो 4 से एगो 4 कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो भाई यहाँ पे अगर देखो तो ये हो जाएगा n²h² बटा पाई mr, n²h² बटा पाई mr बराबर यहाँ हो गया Zd² बटा ε0, Zd² बटा ε0 है जी। n²h² बटा पाई mr बराबर Zd² बटा ε0। हमें तो चाहिए बाबू कक्षा की त्रिज्या r, तो कक्षा की त्रिज्या r निकालना है तो r को साइड में भेजो, r इधर चला जाएगा, ये अकेले आ जाएगा, और n²h² इधर जाएगा तो ε0 और ये पूरा नीचे भेज दो। तो r को अलग करो, r क्या है, कक्षा की त्रिज्या, तो r इधर आएगा तो r अकेला हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो गया,
आर बराबर हो गया बाबू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0। आर बराबर हो गया भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा ये वाला चीज़ अब इधर जाएगा ना जी। आर को अकेले करना है तो ये इधर और ये इधर कर दीजिए, तो आर बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा ये इधर जाएगा तो जेड ई स्क्वायर पाई एम, तो जेड ई स्क्वायर पाई एम। बहुत अच्छा ना जी। अब ये क्या है, ये और कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन नंबर ए, ये और कुछ नहीं है, ये कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस तरह हमको क्या मिला है, इस तरह हमको कक्षा की त्रिज्या आर मिल गई। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चलता है उस कक्षा की त्रिज्या आर का सूत्र क्या होता है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा जेड स्क्वायर पाई एम। इसमें भाई एन कक्षा की संख्या है और जेड है परमाणु संख्या, ये दोनों स्पेशल चीज़ है, एन और जेड तो बाहर निकाल दो, तो आर बराबर हो गया बाबू एन स्क्वायर बाई जेड, आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड। जो बचा है वो बोलो एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा ई स्क्वायर पाई एम, इतना बचा है। ये भी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र है, बस इसमें क्या किए एन स्क्वायर बाई जेड को साइड में कर दिए, तो कक्षा की त्रिज्या आर बराबर होता है एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो भाई इसमें एक चीज़ बड़ा देखने को मिल रहा है जी, कि कक्षा की त्रिज्या आर एन स्क्वायर के समानुपाती है, तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर के समानुपाती है। ये क्या बता रहा है, ये चीख चीख करके बोल रहा है भाई कि कक्षा की संख्या n जैसे जैसे बढ़ेगी, कक्षा की संख्या n जैसे जैसे बढ़ेगी त्रिज्या जो होगी स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, स्क्वायर के रूप में क्या होगी, बढ़ेगी। वही बात हम स्टार्टिंग में कहे हैं, पहले कक्षा की त्रिज्या कुछ भी हो, लेकिन अगर दूसरे कक्षा की त्रिज्या देखोगे तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या जो होगी n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुनी ज़्यादा होगी। पहले कक्षा की त्रिज्या कुछ भी हो, लेकिन दूसरे कक्षा की त्रिज्या पहले से दूसरे का निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो पहले से 4 गुनी ज़्यादा होगी। तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो पहले से 9 गुनी ज़्यादा होगी। तो भाई याद रखना, जैसे जैसे कक्षा की संख्या n बढ़ेगी त्रिज्या वर्ग के रूप में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से आ जाओ, तो आर कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस कक्षा की त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड इनटू इसका मान बोलो बाबू, ये सब कांस्टेंट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो मान अब रखिए। तो कक्षा की त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड, एच स्क्वायर, एच है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, लेकिन एन का एच का स्क्वायर है, इनटू एप्सिलॉन 0 का भी मान होता है भाई, ये मान है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। बहुत अच्छा बेटा, ई स्क्वायर, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 कूलाम है, ई का स्क्वायर हो गया है पाई एम, पाई है 22/7 यानी 3.14, और एम है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 गुणे 10 के माइनस 31 kg, तो बाबू 10 के माइनस 31 kg हो गया। अब इन सब को इतना का स्क्वायर करो, गुणा करो, भाग करो, इन सब को कैलकुलेशन करोगे ना तो तुमको आएगा कक्षा की त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड, और इन सब को कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10, और त्रिज्या किस में होगी मीटर, तो इसको गुणा करोगे तो 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और 10 के माइनस 10 मीटर को क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो भाई कोई पूछे कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, सी नंबर हो गया। कोई पूछे बाबू किसी भी परमाणु के कक्षा की त्रिज्या, अच्छा बाबू एक बात बताओ, हम बोर सिद्धांत का यूज कर रहे हैं, तो किसी भी परमाणु के कक्षा की त्रिज्या जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी परमाणु या किसी भी आयन के कक्षा की त्रिज्या जिसमें केवल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी वाले की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो कितना गंदा संदा कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन आपको सुंदर सा बिल्कुल खूबसूरत सा इक्वेशन आ गया, खूबसूरत सा सूत्र आ गया, जो सूत्र बताता है कि कक्षा की त्रिज्या आर कितनी होती है, तो एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये तो जेड आया है
तो ये किसी भी परमाणु या आयन के लिए है जिसमें एगो इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम भाई Z का मान, परमाणु संख्या Z अगर 1 रख दें 1, तो वो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस की बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। बाबू पर हाइड्रोजन के परमाणु के लिए अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हम सब जानते हैं भाई हाइड्रोजन का परमाणु संख्या Z कितना होता है 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या Z कितना होता है 1। अगर Z 1 ले लें, यहाँ Z का मान अगर 1 ले लेंगे तो वो कक्षा की त्रिज्या होगी, लेकिन हाइड्रोजन के कक्षा की त्रिज्या होगी। तो बोलो स्पेशल केस, विशेष स्थिति देख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के परमाणु के लिए परमाणु संख्या Z क्या होगा 1। Z यहाँ 1 रखेंगे तो R नहीं मिलेगा, R हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ना जी, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की त्रिज्या। तो Z1 रख दो तो R नहीं मिलेगा, R हाइड्रोजन, R हाइड्रोजन बराबर हो गया भाई n स्क्वायर बाई Z कितना 1, तो n स्क्वायर बाई 1 भी वही हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो भाई कोई पूछ दे, सी नंबर नहीं D नंबर, कोई पूछे भाई हाइड्रोजन के कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, R हाइड्रोजन बराबर n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है। अगर n का मान यहाँ n अगर 1 रख दोगे तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या निकलेगी। n यहाँ 2 रखोगे तो हाइड्रोजन के पहले नहीं दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकलेगी, तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकलेगी, इस तरह होगा। तो बाबू यहाँ देखो, तो यहाँ हम रख रहे हैं A नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कक्षा की संख्या n क्या रखना होगा, यहाँ अगर n 1 रखेंगे तो पहले कक्षा की त्रिज्या निकलेगी। तो पहले कक्षा की त्रिज्या R हाइड्रोजन नहीं, R हाइड्रोजन 1। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की त्रिज्या R हाइड्रोजन नहीं हो गई भाई, R हाइड्रोजन 1। R हाइड्रोजन 1 बराबर क्या होगा, पहले कक्षा का निकाल रहे हैं तो n क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी भाई ये हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो भाई कोई पूछ दे क्यों 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो भाई हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब पहले का नहीं, अब दूसरे का निकालना है। हम तो जानते हैं 0.53 का 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा ना। अब बी नंबर भाई फॉर सेकेंड ऑर्बिट, अब दूसरे कक्षा की त्रिज्या, पहले नहीं अब दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, तो n का मान 2 रख दो। तो अब R हाइड्रोजन 2 मिलेगा, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की नहीं दूसरे कक्षा की, यानी रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम R हाइड्रोजन 2 बराबर n स्क्वायर, यही ना हाइड्रोजन के लिए भाई। तो n स्क्वायर, n है दूसरे कक्षा, n का मान 2 रख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। कोई बताए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 53 चौके 212, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छा भाई। तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरे की 2.12 एंगस्ट्रॉम। सी नंबर फॉर थर्ड ऑर्बिट, बाबू तीसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 3, तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, तो R हाइड्रोजन 1 की 2 की 3, तो R हाइड्रोजन 3 बराबर तीसरे कक्षा की n स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये करोगे तो 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो भाई तीसरे कक्षा की त्रिज्या इतनी होती है। तो भाई इस तरह हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु के पहले दूसरे तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकाल लिया। भाई इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लो, ओके। और भाई चैनल को कम से कम पूरा सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरा फुल वीडियो देखो, फुल देखोगे तभी समझ में आएगा। और भाई पीछे के वीडियो का लिंक, पीछे का जो वीडियो है इससे संबंधित बहुत सारे पीछे के वीडियो हैं, पीछे के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे देख लीजिए, ठीक है। और भाई खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, हम यही कहेंगे, दूसरा क्या कह सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।